वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइमा एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट 2 रहेगा। सॉल्यूशन का पार्ट 1 में हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का पार्ट 2 पढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, सॉल्यूशन यानी कि विलियन जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का सेकंड जो पार्ट है वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमारे साइमा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, बुक और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और कोर्सेज की जानकारी आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको हमारे साइमा एजुटेक एप्लीकेशन का लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि विलियन की तरफ। तो हमें पता है कि विलियन क्या होता है। सॉल्यूशन यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या किस किस से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। किस किस से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि विलेय और विलायक से, ठीक है। किस किस से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि विलेय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार बता देती हूँ कि विलेय जो होते हैं, विलेय वे पदार्थ होते हैं जिसमें जिस विलयन में विलेय की मात्रा कितनी कम होती है, मात्रा कम पाई जाती है, और विलायक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि हमारा ये जो विलेय, मान के चलिए ये जो सॉल्यूट है, ये हमारा ये इसको हम शुगर कहेंगे, शुगर, और ये जो विलयन है इसको हम कहेंगे वाटर। और अब इन दोनों का जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा ये हमारा बनेगा शुगर वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि शक्कर का घोल, शुगर वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो वाटर होता है, ठीक है, हमारा जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो क्या होता है, उनके बीच में जगह खाली रहती है, ठीक है। अब ये जगह जो खाली रहती है, इस जगह को पूरा करने के लिए क्या होता है, शुगर के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो यहाँ पे इस जगह को पूरा कर देते हैं, और जैसे ही ये जगह फिल हो जाती है वैसे ही क्या होता है कि हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन तो हमें पता है क्या होता है। अब सॉल्यूशन में हमें पढ़ना है कि परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले परिक्षेपण को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है परिक्षेप प्रावस्था, परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम। इसको हम विलेय और विलायक के रूप में भी समझ सकते हैं, यानी परिक्षेप्त प्रावस्था हमारी विलेय हो सकती है और परिक्षेपण माध्यम हमारा विलायक, ठीक है। जैसे विलेय जिसको मिलाया जाता है, ठीक है, जिस पदार्थ को मिलाया जाता है वो विलेय कहलाता है, और जिसमें मिलाया जाता है वो क्या होता है, विलायक, ठीक है। तो अब ऐसे ही हमारा परिक्षेप प्रावस्था हो गई। तो परिक्षेप प्रावस्था वह प्रावस्था होती है जिस चीज को हमें मिलाया जाता है, और परिक्षेपण माध्यम वो होता है जिसमें हमें चीज को मिलाना होता है। यानी कि जैसे कि हम ऐसे याद रखें तो ये परिक्षेप प्रावस्था हो गई हमारी, और परिक्षेप प्रावस्था को हम किस में मिलाते हैं, परिक्षेपण माध्यम में, ठीक है। और परिक्षेपण माध्यम में जैसे हम मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा विलयन, ठीक है। तो हम परिक्षेप प्रावस्था को विलेय भी कह सकते हैं और परिक्षेपण माध्यम को विलायक भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हमारा था परिक्षेपण को जानने के लिए। तो परिक्षेपण क्या होता है, व्हाट इज परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन। तो परिक्षेपण वह होता है जिसमें परिक्षेप प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेप प्रावस्था को मिलाकर इनके जो कण होते हैं उनको इर्द गिर्द बिखरा दिया जाता है। कणों को बिखरा देना, ठीक है, कणों को बिखरा देना परिक्षेपण कहलाता है। अब जो परिक्षेपण होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा, एक होता है विषमांगी और एक होता है समांगी, ठीक है, यानी हेट्रोजीनस सब्सटेंस और होमोजीनस सब्सटेंस, यानी कि विषम पदार्थों से मिलकर बनने वाले, ठीक है, क्लियर है। ये विषम पदार्थों से, और समांगी पदार्थ वो होते हैं जो समान पदार्थों से मिलकर बनते हैं, समान पदार्थों से मिलकर बनने वाले, ठीक है। तो ये हमारे परिक्षेपण माध्यम हो गए। लेकिन अब जो विषमांगी पदार्थ होते हैं यानी हेट्रोजीनस सब्सटेंस होते हैं वो हमारे होते हैं किस टाइप के, जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं रेत और पानी, रेत और पानी, यानी कि विषमांगी होते हैं, ये समान पदार्थ नहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक टाइम पे अपक्षेप करने लगते हैं, ठीक है। अब जो अपक्षेप है वो भी मैं बताऊंगी कि अपक्षेपण क्या होता है। तो सबसे पहले हम विषमांगी पदार्थों के बारे में जान लेते हैं कि विषमांगी पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो विषमांगी पदार्थ वो होते हैं जिनमें अणुओं की संख्या समान नहीं होती है, जिनमें अणुओं की संख्या असमान होती है, ठीक है, असमान होती है, तो वो हो जाते हैं हमारे विषमांगी पदार्थ। लेकिन अब विषमांगी पदार्थों में विषमांगी पदार्थों के द्वारा ही विषमांगी सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब विषमांगी जो सॉल्यूशन बनता है वो कितने टाइप का बनता है,
जो सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन बनने के लिए एक तो निलंबन की प्रोसेस होती है और एक होती है कोलाइडी विलयन की, ठीक है, यानी कि सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो सस्पेंशन की प्रोसेस होती है यानी कि निलंबन जो होता है, निलंबन क्या होता है और कोलाइडी विलयन क्या होता है वो जानते हैं, ठीक है। तो निलंबन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण यानी कि समान मिश्रण नहीं, अलग अलग मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, रेत व पानी का मिश्रण और पानी व तेल का मिश्रण। अब इसमें क्यों बताया था, क्योंकि ये विषमांगी होता है, ये एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है। जैसे कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में है वाटर, अब वाटर में हमने क्या डाल दी, रेत, ठीक है, हमने क्या डाल दी, रेत। अब रेत हमारी थोड़ी देर के लिए घुलेगी और घुलने के बाद क्या होगा, नीचे तलछटी में बैठ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऊपर परत बन जाएगी, एक नीचे परत, सरफेस बन जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, रेत जो थी वो नीचे बैठ गई और पानी जो था वो ऊपर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, निलंबन हो गया यानी सस्पेंशन हो गया, एक दूसरे से ये मिल ही नहीं पा रहे हैं। सेकेंड आते हैं पानी व तेल का मिश्रण, यानी कि पानी और तेल, ऑयल, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये पानी है, पानी के ऊपर हमने तेल डाले, तो हमारे जो तेल है वो ऊपर ऊपर तैरने लगता है, ना कि हमारे पानी में मिक्स हो जाता है, ठीक है, हमारे वाटर में मिक्स नहीं होता है, ठीक है, हमारे वाटर में मिक्स नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो पानी होता है इसका जो तेल होता है, इसका पानी से तेल का भार कम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में मिक्स नहीं होते हैं, ऊपर आके तैरने लगते हैं। तो ये निलंबन के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जो पूरी तरीके से विलयन में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निलंबन था। निलंबन के एग्जाम्पल भी देखे हमने, रेत और पानी। अब आते हैं कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि कोलाइडी विलयन भी एक विषमांगी मिश्रण है। इन विलयन में कणों का आकार निलंबन के कणों की अपेक्षा काफी छोटा होता है, ठीक है। यानी कि निलंबन जो होता है, जैसे निलंबन की जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, इसके जो कण होते हैं इनको हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। हम निलंबन के जो, जैसे कि हम कह रहे हैं कि रेत और पानी का मिश्रण, तो हम इसमें रेत को हम आराम से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी पानी व तेल में तो हम तेल का भी देख सकते हैं। तो निलंबन की प्रोसेस में क्या होता है कि हम कणों को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि इनका जो आकार होता है ये कोलाइडी कणों से बड़ा होता है, आकार जो होता है ये कोलाइडी कणों से बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, ठीक है। अब बात आती है कोलाइडी कणों की। तो कोलाइडी कण जो होते हैं, इनमें कणों का जो आकार होता है वो निलंबन के कणों की अपेक्षा बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। यानी कोलाइडी कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। कोलाइडी कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि एग्जाम्पल, मिल्क यानी कि दूध, शेविंग क्रीम, पेंट, कोहरा आदि, यानी कि हम इन सब चीज़ों में से किसी चीज़ को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पेंट हो गया, तो जो पेंट होते हैं उन पेंट को आप अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। कोहरे में से भी आप अलग, दूध जो मिल्क है हमारा, मिल्क में पानी और दूध जो होता है वो उसको मिक्स अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि कोलाइड्स जो हैं उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहला, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एरोसॉल, फॉर्म, इमल्शन, सॉल, फॉर्म, जेल, ठोस, ठीक है। इनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होता है। यानी कि अब परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, यानी कि विलेय द्रव है और विलायक गैस है, तो हमारा क्या बनेगा, एरोसॉल, यानी कि कम मात्रा यहाँ होगी और ज्यादा मात्रा परिक्षेपण माध्यम में होगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो द्रव और गैस जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कोलाइड एरोसॉल बनेगा, ठीक है, एरोसॉल बनेगा। तो इसमें एरोसॉल का जो एग्जाम्पल है वो होगा कोहरा, बादल, कुहासा, ठीक है। बादल देखा है आपने, तो बादल में क्या होता है, पानी होता है और क्या होता है, गैस होती है, ठीक है। लेकिन पानी कम होता है और गैसेस ज़्यादा होती है ना। तो पानी कम होता है, गैसेस ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो बादल होता है, जैसे ऐसे बादल है, इसमें पानी के बहुत सारे अणु, मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारी गैसेस भी भरी हुई हैं, है ना, बहुत सारी गैसेस भरी हुई, जिसकी वजह से ये बादल को उड़ा रहे हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा एरोसॉल का। फिर ठोस हमने कम मात्रा में लिया और गैस कम मात्रा में लिया, तो ये हमारा दूसरा एरोसॉल बन जाएगा। तो दूसरा एरोसॉल बनेगा तो इसमें क्या होगा, धुआं होगा, स्वचालित वाहन का निथार होगा, यानी कि धुआं, तो धुआं में अपशिष्ट पदार्थ होगा, ठीक है,
और वाहनों का निदान एक्सहाउस्ड होगा, या ठीक है। अब थर्ड आ गए हम कि हमने गैस कम ली और द्रव ज़्यादा ले लिया, तो ये हमारा फोम बन गया। फोम यानी कि जैसे कि झाग, फोम को हम क्या कहेंगे, झाग, ये हमारा झाग में कन्वर्ट हो गया। अब झाग जैसे बना तो ये हमारी शेविंग क्रीम आप लोगों ने देखी होगी, तो उसको हम जरा सा लेते हैं और उसको जैसे करते हैं तो बहुत सारा झाग बन जाता है, ठीक है। तो वो जो झाग बनता है वो किसकी वजह से बनता है, क्योंकि इसमें कुछ गैस होती है और कुछ द्रव होता है, ठीक है। तो गैस और द्रव दोनों मिलके एक शेविंग क्रीम यानी कि फोम बनाती है। फिर इसके बाद आते हैं कि द्रव और द्रव, जब द्रव ही हो कम मात्रा में और द्रव ही हो ज़्यादा मात्रा में, तो ये हमारा हो जाएगा इमल्शन, ठीक है। इसको इमल्शन को हम हिंदी में बोलेंगे पायस, क्या बोलेंगे, पायस, जिसका एग्जाम्पल होता है दूध, ठीक है। इसमें पानी और दूध दोनों होते हैं, ठीक है। पानी और दूध को अलग अलग नहीं कर सकते हम, इस वजह से ये क्या है, कोलाइड है, कोलाइडी विलयन है। और कोलाइडी विलयन को जैसे दूध है तो इसका एग्जाम्पल होगा पायस, यानी कि ये कोलाइड कुछ टाइप का है, पायस है, ठीक है। इसके बाद ठोस और द्रव में आएंगे, यानी कि सॉलिड और लिक्विड में आएंगे, तो ये हमारा बनेगा सॉल, जैसे कि मैग्नीशियम, मिल्क और कीचड़, ठीक है। कीचड़ तो देखा ही होगा आप लोगों ने, तो कीचड़ में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, और मिट्टी जो होती है वो कम होती है। पानी और मिट्टी ज़्यादा और कम होने से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कीचड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं कि गैस, यानी कि हमारे पास गैस कम मात्रा में है और सॉलिड हमारे पास ज़्यादा मात्रा में, तो ये भी हमारा फोम में बनेगा, फोम बनेगा, ठीक है। तो फोम बनेगा, रबड़ बन जाएगा, स्पंज बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कि कोलाइड के जो फोम के एग्जाम्पल है वो। इसके बाद आएंगे लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड कम सॉलिड ज़्यादा, तो बनेगा जेल, जैसे कि जेली, आप लोगों ने एक जेली खाई है, एक टॉफ़ी, बहुत सारी जेली फॉर्म में टॉफ़ीज़ आती हैं, जस्ट जेली करके, है ना। और हम जेली बनाते भी हैं, जैसे कि खाने में भी जेली यूज़ की जाती है। आप लोगों ने मास्टर शेफ वगैरह देखा होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर आता है, अगर उस अगर को मिला के हम किसी भी पदार्थ को जेली में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जेली हो गया हमारा, पनीर हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि पनीर में लिक्विड भी कम मात्रा में होता है और ठोस ज़्यादा होता है। और मक्खन हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे किस फॉर्म में आ जाएंगे, जेली के फॉर्म में। अब आएंगे ठोस और ठोस, यानी कि सॉलिड और सॉलिड मिलाएंगे, सॉलिड और सॉलिड दोनों को मिलाएंगे, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे रंगीन रत्न पत्थर, यानी कि आप लोगों ने रत्न देखे ही होंगे, तो वो जो रत्न बनते हैं वो बन जाएंगे। दूधिया कांच, यानी कि जो कांच होता है वाइट कलर का, वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कोलाइडी सॉल्यूशन हो गए। कोलाइडी सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें से हम किसी भी अवस्था को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी अवस्था, यानी कि गैस और ठोस की अवस्था है, गैस और ठोस की जो अवस्था है, इन ये दोनों मिक्स हैं, तो गैस में से ना ठोस को निकाल सकते ना ठोस में से, क्या आप बादल में से पानी को अलग निकाल सकते हैं, गैस को अलग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्या आप धुआं में से जो कण हैं, धुएं के कण हैं, जो मतलब क्या कहते हैं उसे, कचड़े वाले जो धुएं के कण हैं, धूल के कण हैं, वो और निकाल सकते हैं आप, नहीं निकाल सकते। दूध में से आप पानी अलग कर सकते हैं, नहीं अलग कर सकते, ठीक है। जेली में से आप लिक्विड और सॉलिड अलग कर सकते हैं, नहीं अलग कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन होते हैं, इनका जो आकार होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। 10⁻³ से 10⁻⁴ तक होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन में कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो हमने, अब सबसे पहला आएगा हमारा द्रव रागी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, तो द्रव स्नेही कोलाइड वो होते हैं जो द्रव के साथ स्नेह दिखाते हैं, ठीक है। कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइडी कण बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो कोलाइडी कण क्या होते हैं, जो द्रव स्नेही होते हैं। द्रव स्नेही यानी स्नेह दिखाना, यानी कि प्रेम दिखाना, है ना। तो जो लिक्विड के प्रति प्रेम दिखाते हैं तो वो हमारे द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। जैसे कि हमने लिया गोंद, ठीक है, गोंद लिया तो गोंद हमारी पानी में मिक्स हो जाएगी, ठीक है, यानी कि किसी भी लिक्विड में जाके मिक्स हो जाएगी। हमारा स्टार्च है, जैसे कि मान लो ग्लूकोज ही हो गया हमारा, ठीक है। ग्लूकोज शुगर होती है, लेकिन स्टार्च को हम तोड़ेंगे तो वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। तो जैसे स्टार्च है हमारा, तो वो भी क्या है कि वो भी हमारा द्रव में आराम से मिक्स हो जाता है। जैसे जिलेटिन है,
ठीक है। तो जिलेटिन भी हमारा किसी भी लिक्विड में आराम से मिक्स हो जाएगा। फिर आते हैं द्रव विरागी कोलाइड। विरागी यानी कि विरोधी, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे एक मैग्नेट का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैग्नेट होता है तो यहाँ पे हमने लिया एक प्लस और एक माइनस, एनोड और कैथोड। इसमें क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन हो जाएगा, तो इस अट्रैक्शन को हम कहेंगे स्नेह, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस और प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन और मतलब प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो जैसे ही डिस्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे विरोध होने लगेगा कि ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो यहाँ पे ये विरोधी हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कि मेटल्स जो हैं, जितनी भी मेटल्स हैं वो हमारे कोलाइड मतलब मेटल्स जो है वो द्रव में मिक्स नहीं होती है, ठीक है। धातु हाइड्रोक्साइड यानी कि जो मेटल्स के हाइड्रोक्साइड भी हैं, जैसे कि KOH हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे वाटर में मतलब लिक्विड, किसी भी लिक्विड में मिक्स नहीं होते हैं। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, कोलाइड। धातु सल्फाइड, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे जितने भी धातुएं होती हैं, यानी कि मान के चलिए मेटल्स होती हैं, वो सारी के सारे मेटल्स हमारे कोलाइड के प्रकार होते हैं, यानी कोलाइड के कण होते हैं ना। अब बात आती है कि सॉल जो होता है वो स्वर्ण सॉल होता है और रजत सॉल होता है। स्वर्ण सॉल यानी कि हम जो सोने को पिघलाते हैं, ठीक है, सोने को पिघलाकर किसी दूसरी धातु के साथ मिलाना, किसी दूसरी धातु के साथ मिलाना, उसको हम कहेंगे सॉल, ठीक है। फिर आएंगे एरोसॉल। तो जैसे मैंने एरोसॉल आप लोगों को बताया ही था, एरोसॉल में क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था किसकी होती है, गैस की, सॉरी द्रव की, और परिक्षेपण माध्यम होता है हमारा गैस का। क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम हमारा होता है गैस का, ठीक है। तो बात आती है कि परिक्षिप्त प्रावस्था, जैसे कि एरोसॉल है हमारा, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होगा और परिक्षेपण माध्यम होगा गैस, ठीक है, या कुछ भी। जैसे कि हमने कोहरा ले लिया, तो कोहरे में हमारा थोड़ा सा द्रव होगा, यानी कि थोड़ा सा द्रव होगा, बाकी पूरी की पूरी हमारी गैस होगी। जैसे बादल है, तो बादल में भी हमारा पानी कम होगा, गैस ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे ही पाइस पे जाएंगे, तो पाइस को हम कहेंगे इमल्शन। इसमें क्या होता है, इमल्शन वो होता है जिसमें हमारा द्रव ही परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और द्रव ही हमारा परिक्षेपण माध्यम होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है दूध, ठीक है, दुग्ध। इसके बाद सेकंड मतलब जेली आ जाएगी, तो जेली में क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड कम होगा और लिक्विड ज़्यादा होगा, है ना। तो जैसे कि मरहम, हम कोई भी मलहम लेते हैं या दवाई लेते हैं, वो कोलगेट का जेल, पनीर हुआ, मक्खन हुआ और जेली हुई, ठीक है। तो ये हमारी सारी के सारे जेल हो जाएंगे। फिर इसके बाद झाग आ जाएगा, तो जैसे बियर के ऊपर झाग निकलता है, कोका कोला में निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि सबसे जो कम होगा वो हमारी गैस होगी और जो ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, लिक्विड होगी, ठीक है। तो ये हमारा कोलाइड हो जाएंगे, यानी कि कोलाइड इतने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले द्रव रागी यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड, जो द्रव से स्नेह करते हैं, और द्रव विरागी जो द्रव में घुलते नहीं है, जो द्रव में घुल जाते हैं वो द्रव स्नेही कोलाइड होंगे। जो द्रव में नहीं घुलते यानी जो लिक्विड में नहीं घुलते हैं वो द्रव विरोधी हो जाएंगे। सॉल आ जाएंगे जो पिघला के जिनको मिलाया जाता है। एरोसॉल्स आ जाएंगे जिनमें हम क्या कर, एरोसॉल, पायस, जेल और झाग, इसमें क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है, ठीक है। अब आएंगे हम, ये तो थे हमारे सारे के सारे बिस्मांगी पदार्थ। तो बिस्मांगी में हमारा आ गया था निलंबन और कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो ये हमारे कोलाइड्स आ गए थे। अब इसके बाद आएंगे हम कि जो हमारा परिक्षेपण था वो हमारा दो प्रकार से था, ठीक है। एक था हमारा बिस्मांगी और एक था हमारा समांगी, है ना, और एक था हमारा समांगी। अब समांगी विलयन जो होते हैं, समांगी विलयन में आते हैं हमारे वास्तविक विलयन, ठीक है। इनको हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। इनको हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। ये हमारे ट्रू सॉल्यूशन भी होते हैं। अब इनमें क्या होता है, हम ट्रू सॉल्यूशन उन समांग यानी उन होमोजीनस तंत्रों को कहते हैं जिनमें उपस्थित कणों का आकार क्या होता है, 1 nm या 10 A यानी एनहांस्ड से कम होता है, और इनके कण दृश्य नहीं होते हैं, यानी कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता, यानी कि इनको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, यानी इनके कण बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी कि एक
Nm यानी एक हमारा जो परमाणु होता है उससे भी ज़्यादा छोटे आकार के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वास्तविक विलयन में आ जाते हैं। इसके बाद आएंगे अपोहन यानी कि डायलिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले अपोहन की जो प्रोसेस होती है, हमने क्या किया, जो हमारे कोलाइडी विलयन थे उन कोलाइडी विलयनों में से हमें परिक्षेप्त प्रावस्था अलग करनी है, परिक्षेपण माध्यम अलग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, यदि किसी लवण, ठीक है, यदि किसी लवण और स्टार्च के विलयन को सेलोफेन की थैली भरकर उसे आश्रित जल में लटका दिया जाए तो लवण के आयन सेलोफेन से होते हुए आश्रित जल में प्रवेश कर जाते हैं और स्टार्च थैली के भीतर रह जाता है। यह प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अब इन्होंने क्या किया, डायलिसिस की एक प्रोसेस बताई। तो इस प्रोसेस में इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, एक थैली ली, ठीक है, इस थैली में हमने सॉल्ट और स्टार्च दोनों मतलब मिक्सचर भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है कि सॉल्ट को अलग करना है, स्टार्च को मतलब सॉल्ट और स्टार्च को अलग अलग करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक सबसे पहले एक आश्रित जल में लटका दिया। आश्रित जल यानी कि डिस्टिल वाटर लिया एक यहाँ पे बीकर में, ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है। और लेने के बाद क्या किया हमने, इसमें सेलोफेन से होते हुए एक सेलोफेन की थैली के अंदर हमने सॉल्ट और स्टार्च को भरा और उस पानी में लटका दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने उस वाटर में हमने उसे लटकाया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि सेलोफेन से होते हुए जो हमारे आश्रित, क्योंकि हमारे जल तो हमारे न्यूट्रल था, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल था, वाटर जो था यानी कि H2O जो था वो क्या था, न्यूट्रल था, है ना। अब न्यूट्रल था यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन पावर होगा NaCl के थ्रू यानी कि सॉल्ट के अपेक्षा कितना होगा, कम होगा। और तो यहाँ से क्या होगा, NaCl हमारा कम कंसंट्रेशन यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बढ़ने लगता है। तो ये हमारे सेलोफेन में से जितना भी NaCl होता है वो सारा का सारा हमारा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अब्जॉर्ब खींच लेता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाती है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस होने पे क्या होता है, जो सॉल्ट होता है वो पूरा का पूरा हमारे पानी में मिल जाता है और जो स्टार्च होता है वो हमें पूरा का पूरा सेलोफेन की थैली में मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपोहन यानी कि डायलिसिस, ठीक है। क्लियर हो गया, अपोहन समझ में आ गया। अब बात आती है ब्राउनी गति यानी कि ब्राउनी मूवमेंट क्या होता है। तो हमने देखा है कि एक हमने बीकर लिया, ठीक है, अब इस बीकर में हमने एक सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन डल गया। लेकिन अब क्या हुआ, सॉल्यूशन में क्या है, हमारे सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। अब इसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, वो एक दूसरे से गति करके आड़ी टेढ़ी तिरछी गति करने लगते हैं, ठीक है। यानी कि उनके जो गति का एक क्रम होता है, जैसे कि यहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से क्या हुआ, एक किसी से टकरा गए फिर वापस आ गए, फिर यहाँ से टकरा गए यहाँ से वापस आ गए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक कोई सा वो, जैसे कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहाँ से एक कोई कण आ रहा तो यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ से यहाँ टकरा गया, यहाँ टकरा गया, यहाँ इस तरीके से। तो ये अनिश्चित तरीके से जो गति कर रहा है, इसी गति को हम कहेंगे ब्राउनी गति, ठीक है। और इस गति को हम ब्राउनी गति कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि ब्राउनी नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस गति की यानी कि इस मूवमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि सॉल्यूशन के अंदर जो एलिमेंट्स, सॉल्यूशन के अंदर जो अणु होते हैं यानी कि जो परमाणु होते हैं, वो सारे के सारे गति करते हैं, लेकिन वो किसी एक निश्चित दिशा में गति नहीं करते हैं, ना कि एक साइड राइट साइड लेफ्ट साइड ऊपर नीचे नहीं होते, वो हमारे पूरे सॉल्यूशन में घूमते रहते हैं। तो जैसे भी हमारे सॉल्यूशन में घूमते रहते हैं तो क्या होता है कि ये एक तीव्रगामी कणों से टकरा के टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं इसी को हम कहते हैं ब्राउनी गति, ठीक है। यानी कि किसी लिक्विड के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, ब्राउनी नाम के साइंटिस्ट ने। क्लियर हो गया। कोएगुलेशन यानी स्कंदन क्या होता है, स्कंदन भी सेम हमारी डायलिसिस की जो जैसी प्रोसेस थी वैसे ही प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जब कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे विद्युत अपघट्ट मिला दिया। अब क्या हुआ, इसमें इनके कणों का आवेश नष्ट हो जाता है। क्या होता है, इसके अंदर जो वाटर होता है, इसके अंदर हमने जैसे विद्युत अपघट्ट मिलाए वैसे ही विद्युत आवेश जो होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। विद्युत आवेश यानी कि प्लस माइनस यही होते हैं ना, धनात्मक और ऋणात्मक कैथोड एनोड, जिससे कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। अब इनमें कोई एनोड और कैथोड होते नहीं है, तो इसमें क्या होता है, कोलाइडी कण आपस में मिल जाते हैं और जब ये मिल के आपस में बड़े हो जाते हैं
तो ये अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, और कोलाइडी विलयन के इस प्रकार अपक्षेपित हो जाने की क्रिया को हम कोएगुलेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको हम कोएगुलेशन कहेंगे। जैसे कि हमने देखा कि हमने क्या किया, डायलिसिंग मेम्ब्रेन ली है ना, इसके अंदर क्या है, एनोड है और कैथोड है ना। अब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए, यानी कि कोलाइड विद्युत अपघट्ट की मात्रा डाल दी और वाटर डाल दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, सॉल के पार्टिकल्स है और क्रिस्टलॉइड है। सॉल के पार्टिकल्स और क्रिस्टलॉइड्स जो हैं, इनमें कैथोड एनोड जैसे ही इनके अलग होंगे वैसे क्या होगा, सॉल और क्रिस्टलॉइड दोनों के दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद इनके जो कोलाइड्स कण होंगे वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही नीचे जाके बैठेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोएगुलेशंस, यानी कि स्कंदन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमारी स्कंदन की प्रोसेस हो जाती है। इसके बाद आएंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव आप लोगों ने पढ़ा था, टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ये छोटी सी बहुत अच्छी सी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जब किसी कोलाइडी विलयन में से किसी प्रकाश पुंज को हम प्रवाहित करते हैं तो इससे प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है, और इसी परिघटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन लिया मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, ये तो हमारा एक सॉल्यूशन है। अब हमने यहाँ से एक फ्लैश लाइट गुजारी है, हम सनलाइट गुजारेंगे, जो भी गुजारेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन गुजारने पे हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन है इसमें कम आया है, और जो मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क का है इसमें ज़्यादा चमक आ गई है। चमक आ गई है, क्यों आ गई है, क्योंकि जो हमारे कोलाइड के कण हैं, हमारे जो कोलाइड कण हैं, कोलाइड अणु हैं, वो सारे के सारे अणु जो है वो चमकने लगे हैं। ठीक है, यानी कि लाइट, जैसे हमने टिंडल प्रभाव दिया वैसे ही हमने लाइट आई तो वो क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर था उसमें हमारी लाइट चमकने लगी। ठीक है, प्रकाश आने लगा, तो इस प्रकाश को हम कहेंगे टिंडल प्रभाव। एक और प्रोसेस से समझ लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक रूम है पूरा का पूरा अंधेरा है इसमें, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा होल है और यहाँ से प्रकाश की कोई किरण पुंज आ रही है, और वो जब यहाँ पे आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हमें धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो वो धूल के कण उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं वही हमारे कोलाइड कण होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, कोलाइड कण होते हैं। ठीक है, और कोलाइड कण में से ये हमारे जो गैस के अंदर मिले हुए होते हैं, और ये जो गैस के अंदर मिले हुए होते हैं ये क्या होते हैं, यानी कि जो कण होते हैं, यानी कि सॉलिड जो होते हैं वो गैस में मिले हुए होते हैं, तो ये हमारे एरोसॉल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये एरोसॉल कहलाते हैं। और ये सॉलिड और गैस के जो कण होते हैं, जिसमें से गैस तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन सॉलिड के जो छोटे छोटे धूल के मिट्टी के जो कण होते हैं वो हमें लाइट मतलब लाइट दिखाने पर या लाइट जलाने पर हमें आसानी से दिखाई देने लगते हैं। तो ये हमारा होता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था टिंडल प्रभाव। इसके बाद आएंगे बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन में हमने एसिड बेस तो पढ़े ही है। ठीक है, तो हमें पता है एसिड और कितने एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हमारे होते हैं वीक एसिड, यानी कि मान लो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। ठीक है, और एक हमारे होते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, तो बफर विलयन यानी कि बफर सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है कि किसी दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड तथा उसके संयुग्मी क्षारक अथवा किसी दुर्बल क्षारक एवं उनके संयुग्मी अम्ल का जलीय विलयन होता है, तो इसको हम बफर विलयन कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमने क्या ले लिया, बेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो बनेगा वो बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब मेन बात आती है कि बफर सॉल्यूशन भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन ये जान लेते हैं पहले। तो हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, दोनों हमने मिलाए तो क्या बना हमारा बफर सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि बफर विलयन का मुख्य गुण यह होता है कि इसमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक की थोड़ी मात्रा या मध्यम मात्रा मिलाने पर भी इसका पीएच बहुत कम बदलता है। ठीक है, इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान में बहुत कम बदलाव आता है। ठीक है, अब बात आती है कि बफर सॉल्यूशन जो होता है, जैसे कि हमने कर लिया, ये एसिड है हमारा और ये बेस है। ठीक है, ये बेस है, तो एसिड और बेस दोनों मिलके आइडियल मिक्सचर बनाएंगे, तो इस आइडियल मिक्सचर को ही हम क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन। अब बफर विलयन होता है, एक अम्लीय बफर विलयन होता है, एक क्षारीय बफर विलयन होता है। एक क्या होता है, अम्लीय बफर विलयन और एक होता है क्षारीय बफर विलयन। ठीक है, तो अम्लीय बफर विलयन वो होता है जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेस होता है। ठीक है,
तो ये हमारा अम्लीय बफर विलयन हो जाएगा। ऐसे ही सेम एज इट इज क्षारीय में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हमारा बेस होगा और वीक हमारा क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्षारीय विलयन हो जाएगा। तो ये हमारा था बफर विलयन। बफर विलयन क्या होता है, जो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार से मिलकर बनने वाला जलीय विलयन यानी कि लिक्विड या सॉल्यूशन बफर विलयन कहलाता है। और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बनने वाला अम्लीय बफर विलयन होता है। और प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर बनने वाला जो एसिड जो विलयन होता है वो क्या होता है, क्षारीय बफर विलयन कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। बाकी आप लोगों के जो डाउट्स है तो वो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा कल की क्लास में होगा। ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ अगर आपको पूछना हो तो। चलिए ठीक है, थैंक यू।